जिस काम को छोड़ने के लिए आप लोगों ने सोच रखा है, आपको बिल्कुल ये मतलब जान लगा के सोचना चाहिए कि उस काम को आपने शुरू क्यों किया था। बहुत सारे बच्चे अभी जो 11-12 में प्रिपरेशन ले रहे हैं, बीच में ऐसा टाइम आ जाता है कि जब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, टेस्ट नहीं देने लगते, टेस्ट मिस करते हैं, टीचर की क्लास मिस करते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने 11th की क्लास ज्वाइन क्यों किया था, क्या सोच करके पढ़ाई शुरू की थी। तो ऐसे ही एक मोटिवेशनल लाइन जो मेरी कोचिंग के जस्ट बाहर लिखा हुआ है, वो उज्जैनी जी को काफ़ी मोटिवेट करता था। तो इन्होंने बोला कि ये वो लाइन है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि अगर मैं कभी किसी चीज़ को क्विट करने के लिए सोचूंगी तो एक बार तो ज़रूर सोचूंगी कि मैंने शुरू क्यों किया था। तो आज हम इस वीडियो में मिलने वाले हैं उज्जैनी किशोर पॉल जी से, जिन्होंने नीट में 3rd रैंक आपके स्टेट में दिया है और ऑल ओवर इंडिया में इनकी रैंक काफ़ी अच्छी है, 1084। ओवरऑल स्कोर है 685। ओवरऑल स्कोर है, जो ओवरऑल रैंक है वो 1034, स्कोर है 685, और जो जनरल कैटेगरी की रैंक है वो है 668। और सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसा बच्चा जिसने रिपीट करके इतना अच्छा स्कोर दिया हो, उनमें आज तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है इस स्टेट से। तो जानते हैं उज्जैनी जी से कैसे इनका प्रिपरेशन चला, कैसे इन्होंने लोकस एकेडमी ज्वाइन किया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता कि कैसे लोकस एकेडमी ज्वाइन किया तुमने यहाँ पर, और किसने तुम्हें रिकमेंड किया। वैसे मैं तो क्लास 12 के पहले मतलब नीट जस्ट लास्ट ईयर नीट 2022 दिया था, उसके कुछ ही महीने पहले। तो तब ऐसे ही मेरी मम्मी जा रही थी, तब खूब फ्रस्ट्रेशन था टर्म 1 के बाद कि कुछ हो नहीं रहा था, मतलब सिलेबस ठीक से कवर नहीं हुआ रहा था। तभी एक दिन उन्होंने देखा तो कुछ और ही ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने सोचा चलो दे देते हैं क्या होता है। फिर मैं उस बार नीट 2020 में तो सर का इतना हेल्प नहीं ले पाई, पर रिपीट ईयर में फ़र्स्ट ये था कि सर का हेल्प लेना ही है। फिर तो जो हुआ तो अब तो परफेक्ट है। रिपीटर्स में अगर किसी बच्चे ने सबसे पहले एडमिशन लिया है तो ये इनकी मम्मी ने इतना पूरा जान लगाया फर्स्ट डे से, कभी नहीं सोचा कि मुझे और क्या करना है, कौन क्या बोल रहा है। बच्ची का रिजल्ट तो नीट 2022 में उतना एक्सपेक्टेड नहीं था, जैसा आया उतना अच्छा तो हुआ नहीं स्कोर। तो इन्होंने पूरा जान लगाया, फर्स्ट डे से जान लगाया, और 522 जो स्कोर था उसको जस्ट कुछ ही मंथ बाद 685 बना दिया। आप समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन अगर अच्छा हो जाए तो बस इस स्टेट में तो नंबर 1 आ जाए। जस्ट एक क्वेश्चन गलत हो गया होगा एक्स्ट्रा, इसी वजह से 5 नंबर कम है। आपको पता है 690 टॉपर का है, 689 सेकेंड टॉपर का है, और 685 आपके सामने है। अच्छा, तो ये जो प्रिपरेशन की जर्नी शुरू हुई, तो कैसे आपने 2 साल का सिलेबस 8-9 महीने में कवर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई, क्या चीज़ फॉलो किया, किस टेस्ट सीरीज़ को दिया, ये आप बताएंगे बच्चों को। मैं टेस्ट सीरीज़ दे देती थी एनटीएस और तिवारी सर के यहाँ आरबीटी देती थी। तो मैंने ऐसे टारगेट रखा 14 डेज़ बाद एक एनटीएस होता था, तो मैं जो वो पार्ट डिवाइड कर देती थी। फर्स्ट जो एनटीएस के बाद जो 7 वीक्स था उसमें मैं रिवीजन करती थी, जो मुझे याद था पहले उसको पहले कर लेती थी, और वो बाद का 7 डेज़ में एनटीएस का सिलेबस कवर। तो तभी बहुत कुछ ऐसा था कि क्या नहीं हुआ था, ये तो आता था, तो मैं उसको सब क्लासीफाई करती थी। और वो जो 7 डेज़ था एनटीएस देने के बाद, उसमें मैं करती थी कि बाद वाले मतलब एंड से जो चैप्टर्स थे उसको कवर करती थी। और चैप्टर्स जो, क्योंकि एनटीएस में स्टार्ट मतलब 11 के स्टार्ट से होता है, तो वो सब ऐसे कवर होता था कि स्टार्ट से एक होगा, एंड से एक होगा। तो जब मिडल का टाइम हुआ था दिसंबर-जनवरी का, तब मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अच्छा, तो बताएंगे बच्चों को कि एनटीएस को कितना सीरियसली लेकर के फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे होते हैं जोश में एनटीएस ज्वाइन कर लिया कि लोगों ने बोला है अच्छा लगा है, लेकिन 2-3 टेस्ट के बाद टेस्ट छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो एक बार बच्चों को बोलेंगे कि कितना ज़रूरी है आपके स्टेट में, अगर कोई नीट के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है तो एनटीएस कितने सीरियसली देना चाहिए, कितना हार्ड वर्क लगाना चाहिए उस टेस्ट के लिए। मोस्टली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो तो पहले टेस्ट को देना है, स्कोर तो करना है पर टेस्ट को पहले अटेम्प्ट करना है। ऐसे टेस्ट के जर्नी में जो इतना जर्नी है लॉन्ग टाइम का, उसमें कभी ना कभी ऐसा फील होगा, मुझे भी हुआ था कि टेस्ट ना दे, आज पसंद नहीं देना, नहीं हुआ कवर प्लीज़ दे देना, क्योंकि जो भी मार्क्स हो उसके बाद तुम एनालाइज करोगे, ठीक आंसर जानोगे। तो ये सोचना कि जितना तुम्हारा स्कोर है, अगर तुमने एनालाइज ठीक से कर लिया तो तुम तो उसको मतलब जो जानने के लिए जितना 720 स्कोर करने में उस टेस्ट ने लिए जो नॉलेज था वो तो तुमने ऑलरेडी पा लिया, अगर तुम ठीक से एनालाइज करो। तो मैं ऐसे सोचती थी, क्योंकि हर टेस्ट एक अपॉर्चुनिटी होता है जानने का कि क्या क्या तुमने नहीं किया और क्या क्या किया है, और कौन से चैप्टर्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और कौन वीक है, और कौन से क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंस है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वैसा टाइप का क्वेश्चन एकदम नीट में था, क्योंकि मैं भी जब नीट दी थी तो मैंने क्या कि ऐसा
मतलब एग्जैक्ट नहीं आया, पर ऐसा ही कुछ, मतलब ऐसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने बहुत किए थे, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और मोस्टली क्योंकि हर एनटीएस दोगे ठीक से तो देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस होएगा, 200 क्वेश्चन पर टेस्ट तो गो थ्रो करेंगे, तो उससे फिर अगर कोई 20 और दे सको तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, तो कंसेप्ट ऐसे ही कवर हो जाते हैं। और मोस्टली जो मैंने देखा एनटीएस का जो बायोलॉजी है, पार्ट टेस्ट मोस्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ठीक से देना है। फुल टेस्ट तो इम्पॉर्टेंट है, पर पार्ट टेस्ट से टॉपिक्स मेनली कवर होते हैं। मैंने पार्ट टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंस में दिया, फुल टेस्ट से भी ज़्यादा, मतलब ईच पार्ट टेस्ट को मैंने तो क्या था कि एक पार्ट टेस्ट दे देंगे तो ये टॉपिक एकदम 100% हो गया, कोई बैकलॉग या कुछ नहीं रहे, एकदम ठीक से देना है। तो उसमें पार्ट टेस्ट में मेरे स्कोर रहे, इसलिए मतलब फुल टेस्ट में थोड़ा कम हो गए थे मेरा स्कोर, फिर भी पार्ट टेस्ट में क्योंकि अच्छा किया था मैंने तो फाइनल स्कोर इसलिए ठीक ठाक हो गया। और एक चीज़, एनटीएस के जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि समझ नहीं आ गया गलती क्या, बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होंगे, उसे एनालाइज करना होगा कि सिली मिस्टेक को कैसे एंड करें। वैसे केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में बोथ में बहुत सारे सिली मिस्टेक होने के चांसेस है, वो सिली मिस्टेक जितना हो सके कम अगर करे कोई तो स्कोर तो आना गारंटेड है। अच्छा, एक बार जो बच्चे आपको देख रहे हैं सीरियसली आपको आइडियल बनाना चाहते हैं, आपके जैसा स्कोर करना चाहते हैं आने वाले नीट के एग्ज़ाम में, वो भी चाहते हैं कि उनका एक अच्छा बेहतरीन सा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, एम्स में चले जाएं वो भी, तो बताएंगे पहले तो अपना एक ये इंडिविजुअल स्कोर बता दीजिए। बायो में तो बच्चों ने जान ही लिया होगा 360 में 360 फोड़ा है, ऐसा नहीं कि 10 लोग लेकर आया हो। जैसे नीट 2021 का पेपर बहुत ईजी था और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने किया था, तो बहुत सारे बच्चे 360 में पहुँच गए थे, 360 के पास, 355 के पास। लेकिन इस बार कोई दूसरा बंदा नहीं मिलने वाला, यूनिक बच्ची है जिसने 360 में 360 दिया है। केमिस्ट्री में इनके स्कोर हैं 170, कि नहीं, केमिस्ट्री में 170, बायो में 360 और फिजिक्स में इनके 155 ना, कि अगर ये 155 अगर ये 165 हो जाता तब भी ये नंबर वो 695 हो जाता और सडन रैंक पहुंच जाती वो 600 500 के पास। देखा ना, 4 नंबर पे 5 नंबर पे रैंक्स पूरा 200-300 जंप कर गई है। तो एक बार अपनी तरफ से इनको अपना इंडिविजुअल स्कोर बता दीजिए और ये बताइएगा कि लोकस एकेडमी की तरफ से क्या क्या हेल्प आपको मिल पाया, खास करके क्लास की रूटीन्स के हिसाब से। बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं, उनके मन में ही बसा रहता है कि वो नहीं कर सकते, इतना अच्छा नहीं कर सकते जितना अच्छा इस बच्चे ने किया है। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी बोलेंगे कि वो लोकस एकेडमी की चीज़ों को कैसे कैसे फॉलो करके कितना अच्छा कर सकते हैं और अपना इंडिविजुअल स्कोर। मुझे तो 685 मिला है 720 में, बायोलॉजी में 360, केमिस्ट्री में 170 और फिजिक्स में 155 और रैंक है 1034। तो मैंने सर के क्लास जब से ज्वाइन किया था फर्स्ट डे से ऐसा किया, क्लास सर कराते थे, फिर आके मैं रिवीजन कर लेती, जब भी टाइम मिलता इमीडिएटली नाम मिले तो उसी दिन रिवीजन करना था। और फिर भी सर के नेक्स्ट डे के क्लास के पहले फिर से एक बार रिवीजन, ऐसे वीकेंड हो तो फिर से एक रिवीजन करना था। सर हमको क्लास में ऐसे बहुत बार मोटिवेट कराते थे कि हम करें, सर कहते थे कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करते रहना। और सर कुछ आके भी क्लास में ऐसे D9 ऐसे करके देते थे, वो तो ज़रूरी करना क्लास में, अगर क्लास में ही करना अच्छा है, अगर क्लास में ना भी कर सके तो घर जाके एटलीस्ट कर लेना। एक भी रह जाता है, मतलब एक दिन भी आप नहीं करेंगे तो ऐसा मतलब बॉडी का पैटर्न हो जाता है कि फिर करने का मन ही नहीं करता, एक मिस हो जाएगा तो फिर करने का मन नहीं, तो एक भी मिस ना करें, हर चीज़ को ठीक से करें। और DPP जो हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नीट में शायद नहीं आएगा, ये बहुत हार्ड है ऐसा कुछ, पर जो प्रैक्टिस हो जाता है और स्पीड वो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही आप लोगों को टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। मतलब आप सिर्फ पढ़ेंगे या स्कोर में अच्छा होगा ऐसे नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। सर तो बहुत सारे DPP देते थे तो वो ठीक से करना है। और सर ने हमको एक प्रैक्टिस सीरीज़ की थी, तो सर वो हाँ नीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज NQPS करके, तो उसमें सर प्रैक्टिस शीट दे देते थे पहले, तो मैं ये कर लेती थी कि जैसे भी हो सर के क्लास करने के पहले मैं ये शीट कंप्लीट कर लूँगी। फिर सर जो कराते थे, जो बहुत सारे सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते थे, क्योंकि क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा पार्ट है क्योंकि, लेकिन ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर वो सब करा देते थे। तो इसके लिए क्लास के पहले या सर जब कहेंगे कि कुछ सॉल्व करना है तो प्लीज़ वो कर लेना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
हाँ, ये बात तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, क्योंकि अभी कुछ बच्चे और भी बाहर बैठ करके बात कर रहे थे, राजदीपा और ये लोग, तो उन्होंने बोला था कि वो जो नीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ मैंने कराया था उसके क्वेश्चन बहुत तगड़े थे। उसमें ऐसे लल्लू क्वेश्चन नहीं थे कि जो नीट में आए, लेकिन वो क्वेश्चंस इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे कि जो आपको सारे तरीके के कॉन्सेप्ट अच्छे कर देते हैं। मैंने 2021 में किया था ये प्रैक्टिस सीरीज़, 22 में मैं नहीं कर पाया था, कोरोना भी इधर उधर चल रहा था। फिर 23 में फिर से मैंने उसको कराया था लास्ट ईयर, तो अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स था। जो बच्चों ने प्रैक्टिस किया वो बोल रहे हैं कि बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, अगर वो क्वेश्चंस की सीरीज़ अगर कंटिन्यू करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब ये बताएंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में कितना ज़्यादा, मतलब स्टार्टिंग में जैसे लास्ट ईयर स्कोर आया था 522 जब इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, ये रिपीटर्स हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम इन्होंने जब नीट का एग्ज़ाम दिया था तो कोविड, इनकी फैमिली में भी बहुत सारा दिक्कत हो गया था, इनको, इनकी मम्मी को, इनके पापा को, तीनों को एक बार कोविड हो गया था ना, उसमें भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। फिर ये लोग कोलकाता चले गए, फिर से आए, और फिर नीट का जो एग्ज़ाम हुआ, नीट के एग्ज़ाम में भी, तो एक बार ये सबसे पहले बच्चों को बता दीजिए कि लास्ट ईयर जब आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, और इस बार आपने कितना कंफर्टेबली नीट का पेपर डील किया। वैसे मैं तो ऐसे ही कोविड के लिए बीमार थी, तब मुझे पता नहीं था ठीक से, बाद में मैंने टेस्ट किया था, तो तब ऐसे ही मैंने जब क्वेश्चन देखा था कुछ याद ही नहीं आ रहा था, ऐसे कि जब भूल गए, मतलब मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था, बहुत चीज़ें ही कॉमन थी ऐसे, पर मुझे खुद याद नहीं आ रहा था क्या करें। और जो कुछ इन्विजिलेटर जो डिसरप्शंस कुछ होते साइन कराए थे, वो मुझे बहुत बड़ा सा लग रहा था। फिर तो मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे मैं टॉयलेट में गई, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे हुए थे। तो इस बार मुझे ऐसा करना था कि एग्ज़ाम पे कोई सिली मिस्टेक नहीं होगा, कि जो भी मिस्टेक होगा मुझे एक चीज़ तो प्रिवेंट करना है, कोई सिली मिस्टेक नहीं, और एग्ज़ाम हॉल के कारण कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई गलती हो तो मैंने नहीं पढ़ा ऐसे कुछ, इसलिए गलती हो, मतलब और कुछ एग्ज़ाम हॉल की वजह से या कोई इवेंट के वजह से, टेम्परामेंट की वजह से, इन्विजिलेटर की डिस्टर्बेंस की वजह से ना हो। तो मैंने ऐसे एग्ज़ाम के टाइम, मतलब मॉर्निंग में सोच के रखा था कि एग्ज़ाम हॉल में जाऊंगी। फिर जो बहुत सारा टाइम भी होता है उसमें भी मैंने क्वेश्चन में ही कंसंट्रेट किया था। बहुत कुछ होता रहता है, एग्जामिनर कुछ कहते हैं, इधर उधर लोग चलते रहते हैं, उसे मत फोकस करना, मतलब एग्ज़ाम में ही। फिर जो एडमिट कार्ड वो है, इधर कोई, मतलब एक चीज़ पे कंसंट्रेट करते रहना। और फिर क्वेश्चन भी आए कुछ चीज़, मतलब बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं एग्ज़ाम पे। ऐसा होता है कि इन्विजिलेटर बात करते रहेंगे, जो आपके बेंच के सामने ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि घड़ी थोड़ी दिखी ना, पीछे बैठेंगे तो आप, घड़ी बहुत छोटी होता है इस डायमेंशन की, तो ना देख सके। तो आपको इस फील्ड में परवाह नहीं करना है, सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे ही फोकस करना है। तो ऐसे भी मैंने डिवीज़न किया था। और फिर एक चीज़, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दी थी, तो मेरा स्पीड जो था वो बहुत फास्ट था। अराउंड 3:30 का मेरा फ़र्स्ट टाइम पेपर का, वैसे पेपर को बहुत पार्ट में सॉल्व करना है, जैसे कि मेरा फ़र्स्ट टाइम जो सॉल्व करना था वो 3:30 में ख़त्म हो गया था। जो मैंने क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम में लगा था कि थोड़ी ट्रिकी होंगे, फिर से रिवाइज़ करना होगा या याद नहीं रहा है फर्स्ट टाइम में, वो मैंने राउंड कर दिया था क्वेश्चन नंबर पे, और बाकी जो हो गए थे तो वो तो छोड़ दिया। फिर बाद में मैंने फिर से रिवीजन करना स्टार्ट किया बायोलॉजी से, जो किया था वो भी रिवीजन किया, और जो नहीं किया था तब भी श्योर रहा। तब भी जैसे सब कुछ करने के बाद 1-2 क्वेश्चन रह गए थे, पूरा किया मैंने बायोलॉजी का, फिजिक्स, बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स का। ये सब करने के बाद मैंने OMR स्टार्ट किया। फिर भी कुछ ऐसे थे कि 1-2 क्वेश्चन मेरे डाउट थे, वो मैंने छोड़ दिया था लास्ट टाइम तक, मतलब वो लास्ट सब OMR होगा, फिर जो टाइम रहेगा उसमें मैं करूँगी, क्योंकि मैं पूरी श्योर नहीं हूँ। फिर मैंने सॉल्व कर लिया। फिर OMR सॉल्व करने के बाद में मेरे 5 बजे के राउंड ख़त्म हो गया था। फिर मैंने 1-2 क्वेश्चन जो रह गए थे तो वो देखा, फिर सॉल्व किया। अगर नहीं हो सका तो छोड़ देने का ऐसा प्लान था, पर देखा कि सभी हो जा रहे हैं, फिर करके फिर हो जाता है। तो हड़बड़ी मत करना, ठीक से कोई सिस्टमेटिकली रहेगा तो फिर टाइम के पहले ही ख़त्म हो जाता है नीट। ये तो इन्होंने बताया कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा इनका था, और इस बार के पेपर में इन्होंने किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई। जैसे इन्होंने बोला राउंड वाइज किया, फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस निकाल लिए, सेकंड राउंड में जो क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में टफ लगे थे, ट्रिकी लगे थे, उसको बाद में अटेम्प्ट कर लिया। और मेन इंपॉर्टेंट है टाइम का, इनका स्पीड देखिए। इन्होंने बोला कि 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू हुआ और 3:30 तक फर्स्ट राउंड कंप्लीट, मतलब 200 क्वेश्चन इन्होंने 3:30 तक 1 घंटे 30 मिनट 1.5 घंटे लगा करके पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस थे उन्होंने निकाल के कर लिए। अब इनके पास बचे थे 1 घंटे, क्योंकि इन्होंने लगभग 4:30 तक पूरा पेपर ही कर लिया था ना। हाँ, पूरा पेपर ही हो गया था।
हाँ, मतलब 4:30 तक तो इन्होंने पूरे पेपर का टफ इजी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। बाद में इनके पास काफ़ी टाइम था कि अब आपको बबलिंग करना है, इसके लिए पूरे टाइम बचे थे इनके पास। आराम से सारे बबलिंग आराम से चल रही थी। लास्ट ईयर इनके साथ ये भी हुआ था कि जब इन्होंने एग्ज़ाम किया तो बबलिंग लास्ट के लिए छोड़ रखा था और लास्ट में तबीयत इनकी ख़राब होने लगी, बाथरूम जाना पड़ा और बहुत ही प्रॉब्लम हुई। लेकिन इस बार इन्होंने जिस तरीके से, और इन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि वो एग्ज़ाम का फियर नहीं आने दिया, जो लास्ट ईयर इनके साथ हो गया वो डर नहीं आने दिया। इसके लिए इनकी मम्मी ने भी इनकी बहुत तरीके से काउंसलिंग की थी, ऐसे होगा तब भी नर्वस नहीं होना है, ऐसे होगा तब भी नर्वस नहीं होना है, बहुत सारी तरीके से हेल्प करने का। अच्छा, ये बताएंगे मम्मी और पापा में से किसने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया? ऐसे दिया तो सब नहीं होगा, लेकिन किसी ने पैसे कमाना होता है, घर पे पैसे लाना होता है, तो वो घर से दूर रहता है, और कोई घर में रह जाता है। तो जो घर में रह जाता है उन्होंने कितने अच्छे से केयर किया आपको, मम्मी या पापा, और कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला आपकी माँ से? हाँ, मेरी मम्मी तो मतलब मेरे पापा आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं जॉब के कारण, तो मेरी मम्मी तो हर वक्त रहती थी। मुझे जब प्रॉब्लम होता था मम्मी को सिर्फ कहना ही पड़ता था, फिर वो तो हर वक्त ऐसे ही, मतलब जो घर के काम है तो वो तो ये कैसे करे, ऐसे कुछ कहा कि ये याद नहीं रहता, बालों के ऐसे कुछ याद नहीं रहते, ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्टी है, क्या करूँ। तो मम्मी सोचते रहती थी, और मोटिवेशन तो हर वक्त किसी ना किसी चीज़ के। मैंने ऐसा हुआ कि मेरे सर वो जब कहते थे, जो भी कहते थे, ऐसा होता था कि मम्मी ने पहले ही ऐसा कुछ बोल दिया था, पर मैंने ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं लगाया। फिर देखा कि टीचर लोग भी यही बोल रहे हैं, तो फिर से तो तब याद हुआ कि मम्मी की बात कितनी है। तो फिर मैंने मम्मी की सब बात, मतलब मेरी मम्मी तो 2022 में भी बहुत मोटिवेट करती थी। ऐसे मोटिवेशन के टाइम पे मुझे तो कुछ ऐसे काम नहीं होता था, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत करती थी। और मोस्टली मेरे पापा ऐसे कहते हैं कि मतलब तुम सब कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पॉसिबल है। ये मेरे पापा बिलीव भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर नहीं सकते, जो चाहे कर सकते हैं। ये मतलब बहुत सारा बिलीफ है उनके, तो उससे भी बहुत मोटिवेट होती कि उसने उन लोगों के इतना ट्रस्ट है मुझ पे, तो मुझे भी तो होना चाहिए मेरे ऊपर। तो मैं भी भगवान से मनाता हूँ कि अगली ज़िंदगी अगर इंसान की मिले, पक्का मुझे बंगाली पेरेंट्स चाहिए, और बिल्कुल इनके जैसे। इतने ज़्यादा सपोर्टिव पेरेंट्स मिलते हैं, इतने ज़्यादा केयरिंग पेरेंट्स मिलते हैं, तो रियली में बहुत अच्छा लगता है। और इनकी मम्मी ने कल मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई कि बच्ची सो जाती थी तब भी 1 घंटे तक केयर करना, सर पे कुछ मसाज कर देना, बच्ची के टेंशन हो गया होगा। ये सब जर्नी रियल में केवल बच्चे थोड़ी ना कंपटीशन झेल रहे होते हैं, मम्मी ने भी काफ़ी झेल के रखा होता है। एक छोटी सी चीज़ पूछेंगे, फिर इनकी मम्मी को भी बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या उन्होंने फेस किया अपनी बच्ची की प्रिपरेशन में। पड़ोसियों के ताने बाने भी होते हैं और लोगों की उल्टी सीधी बातें भी होती हैं, वो सब फेस करके कितना अंदर दबा के रखा था कि अभी मुझे कुछ बोलना नहीं है। तो पहले जान लेते हैं इनका क्या स्टडी रूटीन था, किस तरीके से, कितने घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ती थी। जस्ट 1 लाइनर जैसा क्वेश्चन, ठीक है, कि कितने घंटे डेली पढ़ लिया करती थी ऑन एन एवरेज? यूजुअली जब ट्यूशन रहता था तब तो मैं मैंने 6-7 बजे उठती थी और रेडी होकर ट्यूशन जाती। ट्यूशन नहीं भी रहता तो अराउंड मैंने नीट के दिन जैसा शेड्यूल होगा वैसा ही माइंड करके पढ़ा था। अराउंड 8 बजे उठती थी, फिर तो नॉर्मल शेड्यूल में मैं पढ़ती रहती। कभी मैं ब्रेक लेती थी 4 बजे, तो वॉक के लिए थोड़े जाते थे, फिर 6 बजे रिटर्न। थोड़े ऐसे ब्रेक ले सकते हैं, मतलब पढ़ने में माँ के साथ बात कर लिया, या थोड़ी ऐसे डायग्राम्स देख लिए, या फिर ऐसे मतलब बैल्कनी में वॉक कर सकते हैं। फिर रात को मैं अराउंड 2 बजे सो जाती थी, 2 बजे या 1 to 2 ऐसे वेरी करता था। अच्छा, अपना एक्सपेक्टेड कॉलेज बता देंगे अपने बच्चे को, मतलब जो बच्चे इधर देख रहे हैं उनको क्या ऐसा कॉलेज है जो ऐसा लग सकता है कि आपको मिल सकता है, या कोई ऐसा ड्रीम पहले से बनाया था कि इधर जाना है? नहीं, ऐसे ड्रीम नहीं बनाते, क्योंकि वो कॉलेज ना मिले तो मुझे कॉलेज में जाके बहुत परेशानी होगी या पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे देखते हैं कुछ मतलब अच्छा जीएमसी मिल जाएगा या एम्स मिल जाएगा तो अच्छा है, मतलब टॉप कुछ है। मुझे ऐसा सोचना था कि मैंने तो बहुत पढ़ा, तो इंडिया के टॉप 20 कुछ कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छा होगा। चलिए, तो जा तो रही हैं ये अच्छे से मेडिकल कॉलेज, वो कुछ ना कुछ तो इनके लिए अच्छा सा रखा ही है। तो और जो ये बच्चे देख रहे हैं, इनसे अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए कैसे इनके पेरेंट्स इतने केयरिंग थे। अगर आप रियली में पेरेंट्स हैं तो ध्यान दीजिए बच्चों पे, अपने केयर करिए बच्चों पे, अपने उनको विश्वास दिलाइए कि हाँ वो कर सकते हैं, और क्विट करने की आदत बिल्कुल भी नहीं डलाइए। और अगर ऐसे बच्चे चाहते हैं जो बच्चे रियली में अच्छा करके दिखाएं तो उसमें पेरेंट्स का भी बहुत सारा हाथ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी मम्मी भी आएँ और थोड़ा सा 2-4 लाइनें ज़रूर बोल दें कि किस तरीके से इनको मोटिवेशन मिला। बहुत ज़्यादा
मतलब मैंने ऐसे पेरेंट्स तो रियली में नहीं देखे कि इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हों, घर का भी सारा काम देखना, बच्चों को भी देखना, और ये इतने अच्छे से बच्चों को देखना। वो अगर 10 घंटे पढ़ रही तो 12-14 घंटे जान लगा के दिखाना। तो आप आ जाएंगे और बताएंगे, इधर ही आ जाइए अपने। आप जो भी आपके मन में आता है कि हम लोगों ने क्या हेल्प किया, आपने अपने बच्ची के लिए क्या स्ट्रगल किया, आप खुल के आराम से बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। তোমাদের জন্য বলছি, তোমরা এনটিএসটা খুব মনোযোগ দিয়ে খুব সিরিয়াসলি এনটিএসটা দেবে। নাম্বার হয়তো বা তোমরা কম পেতে পারো, নাম্বারের দিকে দেখবে না, কারণ তোমরা যখন বাড়ি যাবে অ্যানালাইসিস করবে এবং অ্যানালাইসিস করে কি ভুল হলো আর কি ঠিক হলো সেটা শুধু দেখবে না, কেন হলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে বই খুলে সেটা ফিজিক্স হোক, কেমিস্ট্রি হোক, বায়োলজি হোক, কী ভুল হলো সঙ্গে সঙ্গে পড়ে সেখানেই শেষ করবে। কেননা তোমরা এরকমভাবে ভাববে যে ঠিক আছে আমি যা নাম্বার পেয়েছি এগুলো তো আমি জানি পারি, যেগুলো পারি না সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে সলভ করে নিলে পুরো যে সেশনটা হবে সেশনটার শেষে কিন্তু তুমি 720 পেয়ে গেছো, কারণ তুমি সবগুলো কোশ্চেন এর অ্যান্সার তুমি জানো। এইভাবেই সলভ করবে, পড়াশোনাটা করবে। স্যার যা যা বলে স্যারের সমস্ত কথাগুলো মেনে চলবে, নোটসটা, এবং একটা জিনিস করবে, একটা ক্লাসের পরে আরেকটা ক্লাসের যা পড়া হবে কিছুটা পড়ে আসবে, আর আগের ক্লাসে যা যা তোমার ব্যাকলগ আছে তুমি শেষ করে আসবে। চকলেটটা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে, যেটা নাকি তোমাদের উজ্জয়িনী দিদির খুব টার্গেট ছিল চকলেটটা পাওয়া, এটা। আর নিজেকে কখনো আন্ডার এস্টিমেট করবে না যে আমার হবে না, আমি পারবো না, ও মেধাবী, ও ইন্টেলিজেন্ট, ও এই ও সেই, তা না, সবাই পারবে। শুধু একটা কাজ তোমাদের করতে হবে, তোমরা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট সেটা করবে, তোমরা শুধু পড়াশোনা করবে, এটাই, আর কিছু বলার নেই। পারবে, তোমরাও পারবে, সবাই পারবে। कितने प्यार से आप रुकिएगा इधर ही, इतने प्यार से लोगों को आपको बताया इन्होंने जैसे कि अपने बच्चे हों। लोगों को अक्सर होता है कि मेरी बेटी ने कर लिया है, लेकिन बहुत प्यार से इन्होंने आपको बताया है कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, कभी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करिए, बिलीव रखिए, अच्छा करके दिखाएंगे आप, जैसे इनकी बच्ची ने किया है। और इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं कि क्लास के लिए थोड़ा सा पहले आइए और ध्यान रखिए, क्लास के लिए जो आपके बैकलॉग्स हैं कंप्लीट करके आइए, क्लास में चॉकलेट की आदत डालिए, जो इनकी बेटी ने ऐसा सोचा कि मुझे चाहिए ही चाहिए चॉकलेट। और रियली में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव नेचर की हैं ये। किसी को कोई बुक्स चाहिए तो इन्होंने बोला है कि अगर कुछ भी बुक्स अगर आप चाहिए, और किसी भी रियली रिक्वायर्ड ऐसा कोई पर्सन है जिनको ऐसी बुक्स की ज़रूरत है और बहुत सारा दिक्कत है पैसे वैसे का, तो आप चाहते हैं तो उज्जैनी की मम्मी से किसी भी तरीके की बुक्स ले सकते हैं जो उन्होंने फॉलो किया है। या ये बुक्स वाले क्वेश्चन तो मैं उज्जैनी से ही पूछ लेता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपने अलग से फॉलो किया है। ऐसे बायोलॉजी के लिए तो मैं फिंगर टिप्स करती थी, MTG NCERT फिंगर टिप्स एक बुक है, एक बालाजी पब्लिकेशन का एक बुक आता है, वो भी NCERT बेस्ड। मोस्टली कोई भी बुक ऐसे रेफ़र कर सकते हो, पर देखना कि वो क्वेश्चन NCERT के बाहर पे है तो इम्पोर्टेंस नहीं है। कुछ ऐसे PYQ के क्वेश्चन थे NCERT के बाहर से, तो वो वैसे देख लेना कि वो कितने बाहर से है, मतलब रिलेशन है कुछ NCERT से, नहीं तो ऐसे नोट कॉपी में लिख लेना कि बाहर से क्या है। वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, अभी तो नहीं आते। और केमिस्ट्री के लिए सर के नोट्स ही काफ़ी थे एक्चुअली, NCERT तो है ही, मैं अलग से नहीं कहती, और सर के नोट्स ही काफ़ी है। फिर से सर के DPP तो बहुत करना, वो पहले करना, वो करने के बाद अगर टाइम हो तो दिशा पब्लिकेशन की एक बुक मैंने कही थी, वो JEE के PYQ थे, थोड़ा हाई लेवल होगा, मतलब नीट के लेवल से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा और मोस्टली क्या स्पीड आ जाएगी। और फिज़िक्स के लिए तो मैं CP सिंह करती थी, वो दोनों ईयर के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आते हैं CP सिंह करने से, और मोस्टली NCERT करने से, NCERT के एग्जाम्पल्स ठीक से करने, तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है उनके, मिडल के उसके कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो ठीक से करना। और बाद में एग्ज़ाम के 3 और 4 मंथ्स या 6 मंथ्स पहले से PIQ करते रहना फिज़िक्स के लिए, तो वो काफ़ी होगा।
तो इतने अच्छे से आपको गाइड किया है, भगवान करे आप भी अच्छे से पढ़िए। मेरी तरफ से, आप लोगों की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। भगवान करे जैसा ये कॉलेज चाहती हैं वैसा कॉलेज इनको मिल जाए। लाइफ में इनको बहुत दूर जाना है। कहाँ से बोला था आपने एमडी के लिए? अभी हम बोलते नहीं हैं, लेकिन भगवान करे इनके सारे सपने पूरे हो जाएं, इनके पेरेंट्स हमेशा खुश रहें और ऐसे ही सबके पेरेंट्स हों जैसे इनके पेरेंट्स थे। जितने अच्छे से इन्होंने अपने बच्ची को केयर किया है, उन्होंने टॉप किया है। रियल में पेरेंट्स में इन्होंने भी टॉप किया है। इतने अच्छे से केयरिंग पेरेंट्स तो किसी के भी नहीं थे। मतलब सब अपनी तरफ से अपने बच्चों को करते हैं, फेवर करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जो करके दिखा देते हैं उनमें से ये हैं। और बच्ची का अच्छा नहीं हुआ तब भी उनको मोटिवेट करती रही, उनके साथ रहीं। जब 522 उसका आया फर्स्ट डे से इनका आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छे से याद है कि जब उसका स्कोर अच्छा नहीं आया तुरंत आप उठ गई और बोला चलो फिर से लग जाओ। वो चीज़ें मुझे रियली में एक एक बात जो इनसे बात हुई, कल 2 घंटे मैंने लगभग बात की थी, आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, रियली में बहुत अच्छा लगा ऐसे पेरेंट्स से बात करके। तो भगवान करे आपकी सारी विश पूरी हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन आपके सक्सेस के लिए। একটা কথা আমি ভুলে গেছিলাম কালকে স্যারকেও বলতে, আজকে বলছি, হঠাৎ মনে পড়েছে। উজ্জয়িনীকে থ্রুআউট দ্য 9 মান্থ আমি মোটিভেট করেছি যেভাবে পেরেছি। খুব একটা ঠিকঠাক পেরেছি কি নাও সেটা জানি না, করেছি। কিন্তু লাস্ট ডে অ্যারাউন্ড দ্য ডে 10টা 10:30 নাগাদ সকাল উজ্জয়িনী লাস্ট আমাকে জিজ্ঞেস করছে মাম্মা কেমন হবে এক্সাম, ঠিক হবে তো না? তো কিন্তু আমার ওই মুহূর্তে মনে হয়েছিল ওকে খুব পজিটিভ এনার্জি দেওয়াটা খুব জরুরি। তো সেদিন আমি ওকে আমার গুজবাম্পস হচ্ছে লিখে দিয়েছিলাম, ইফ নট ইউ দেন হু। আমি সিগনেচার করেছিলাম, ডেট দিয়েছিলাম, ঠিক আছে? আমি আজকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদেরকেও বলছি, ইফ নট ইউ দেন হু। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে বলছি, ইফ নট ইউ দেন হু। এটা মেনে পড়ো, শুধু পড়ে যাও। লাস্ট ডেতে বাবা মার মুখে যে হাসিটা দেখবে এটা প্রাইসলেস। তুমি হয়তো জীবনে অনেক কিছু অ্যাচিভ করবে, কিন্তু এই হাসিটার দাম অনেক বেশি থাকবে তোমার জীবনে। থ্যাংক ইউ। बहुत अच्छी बात बोली है। आप भी अपने टेबल के सामने लिख लीजिए, इफ़ नॉट यू देन हु। और ये मुझे बड़ा मस्त लगा, मैं भी इसकी आदत डाल लूँगा। अगर मैं नहीं तो कौन, ठीक है? ऐसे आप नहीं तो और कौन सिलेक्शन लेकर दिखा पाएगा, लेकर दिखा पाएंगे अभी। वही मतलब मेरी तरफ से तो आंटी जी ने तो एक गाने ही मस्त बोल दिए, मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है? मस्त, आप नहीं तो कौन, लेकर दिखाएंगे सिलेक्शन। अच्छे से पढ़ते रहेंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। इन लोगों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत अच्छा किया इन्होंने लाइफ में। भगवान करें इनकी लाइफ की सारी विशेस पूरी हों, अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय करें। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।